हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गॉसेस लॉ की दो एप्लीकेशंस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको गॉसेस थ्योरम का प्रूफ, गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझाया था। अब गॉसेस थ्योरम की बहुत इम्पॉर्टेंट दो एप्लीकेशंस आज हम करेंगे। उनमें से एक पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन वो बिना गॉसेस थ्योरम को यूज किए हुए निकाला था। इस बार यही टॉपिक हम गॉसेस थ्योरम को यूज करते हुए करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंसीडर कर लेते हैं, जिस पर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, और इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा। लैम्डा चार्ज डेंसिटी का मतलब है इसकी यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज। इसके बाद कोई एक पॉइंट P है जो कि इस वायर से मान लीजिए R डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इस पॉइंट पर इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। अगर वायर से R डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो वो वायर, वो पॉइंट R डिस्टेंस पर यहां भी हो सकता है, वो R डिस्टेंस पर भाई यहां भी हो सकता है। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो वो R डिस्टेंस तो चारों तरफ कहीं भी हो सकती है। जैसे ये अगर वायर है मेरे पास में, ये अगर वायर है तो इस वायर के R डिस्टेंस इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, चारों तरफ कहीं भी हो सकती है। साथ ही साथ यहां भी हो सकती है, ये भी डिस्टेंस R है, ठीक है ना। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके क्लोज सरफेस बनाया जाए तो जो इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनेगा वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो सिलिंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं, लेकिन वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं बनाना, किसी भी लेंथ का बना सकते हैं। मान लीजिए हम L लेंथ का एक इमेजिनरी जो कि P पॉइंट के थ्रू है वो बना लेते हैं। मान लीजिए इसकी लेंथ L, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी जो रेडियस होगी सिलेंडर की वो R हो जाएगी, ठीक है भाई। अब हमें यह कैलकुलेट करना है कि इस क्लोज सिलिंड्रिकल, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसके जो ये कर्व सरफेस है इस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। एक प्लेन सरफेस ये है, इस पर भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं, और एक प्लेन सरफेस ये है, इस पर भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस के दो तो प्लेन सरफेसेस हैं, एक लेफ्ट प्लेन सरफेस, एक राइट प्लेन सरफेस, और एक कर्व सरफेस है। तीनों फेसेस पर हमने एक एक ds एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस पर नॉर्मल वेक्टर, इस पर नॉर्मल वेक्टर ds, इस पर नॉर्मल वेक्टर ds। हमने बताया था कि क्लोज सरफेस पे जब भी नॉर्मल ड्रॉ होगा तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, और इसका नॉर्मल, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। क्योंकि एक चार्ज्ड लाइन चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी
वो तो ये, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हम सरफेस यहां ले लेते तो डीएस एलिमेंट इधर आ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाता। कहने का मतलब यह है कि प्लेन सरफेस पर वेक्टर डीएस और वेक्टर ई के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इस वाले प्लेन सरफेस पर भी वेक्टर डीएस और वेक्टर ई के बीच 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, जबकि कर्व सरफेस पर वेक्टर ई और वेक्टर डीएस के बीच में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होगा फाई ई, इट इज द होल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स वाले टॉपिक में। इस होल इंटीग्रेशन को हम 3 सरफेसेस में तोड़ लेंगे। कौन कौन से 3 सरफेसेस में? एक लेफ्ट प्लेन है, ठीक है, ई डॉट डीएस। एक राइट प्लेन है, ई डॉट डीएस, और एक कर्व सरफेस ई डॉट डीएस, ठीक है। अब देखिए ये जो सर्कल बनाया था वो हट गया, क्योंकि इस सर्कल का मतलब एक क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस को हमने 3 सरफेसेस में तोड़ दिया, 2 प्लेन सरफेसेस और एक कर्व सरफेस। अगर लेफ्ट प्लेन सरफेस पे देखें तो ई और डीएस के बीच 90 डिग्री का एंगल है, और जब 2 वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता, cos 90 0। तो ये वाला 0 इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल 0, जबकि इस वाले इंटीग्रल में कर्व और ई डीएस cos 0, तो ये रह जाएगा ई डीएस, ठीक है। तो जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है किसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से, वो फाई ई इज इक्वल टू है ई डीएस का इंटीग्रल कर्व सरफेस पर, ठीक है। अब हम गॉसेस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉसेस थ्योरम कहती है कि किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होता है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज होता है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, हमें चार्ज तो नहीं पता, लेकिन इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है लैम्डा। लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जब यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज, लैम्डा एल। तो कर्व सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा दैट इज लैम्डा एल। तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होना चाहिए, फाई ई इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, नीचे लिख देते हैं, यहां पर लोगो आ जाता है कई मास्टर का। फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये तो चार्ज है, ठीक है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया, चार्ज इनसाइड द क्लोज गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ई को इंटीग्रल से पहले लिख लीजिए डीएस, और ये है कर्व, और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है दैट इज 2 पाई आर एल, ठीक है। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, और 2 पाई आर एल, एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। This is the magnitude of intensity of electric field due to infinitely long uniformly charged wire. अगर हम इस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लें n कैप, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है क्योंकि हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है,
तो इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखकर यहाँ 2 लैम्डा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर। देखिए यही फॉर्मूला विदाउट गॉसिस थ्योरम जब हमने किया था तब भी आया था, तो ये गॉसिस थ्योरम से बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको भी कर लेते हैं। वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। शेल का मतलब एक हॉलो स्फीयर से है, तो एक हॉलो स्फीयर कंसीडर कर लेंगे। एक हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल। मान लीजिए ये जो स्फेरिकल शेल है, अच्छा आप ये बता सकते हैं जो शेल है, हॉलो स्फेरिकल शेल है, ये 2 डायमेंशनल बॉडी है कि 3 डायमेंशनल बॉडी है? ये एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड होता तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होती, ये हॉलो है, ठीक है ना। हॉलो, तो हॉलो का मतलब चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो यहां पर जो डेंसिटी यूज होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते थे सिग्मा से, ठीक है। तो इसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, मतलब इसके यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज हमने कंसीडर कर लिया। मान लीजिए इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और हमें एक ऐसे पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो भाई स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो सकता है, और स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो सकता है। 3 केसेस हो सकते हैं। सबसे पहले पहला केस देखेंगे जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो ये जो पॉइंट पी होगा ये स्फेरिकल शेल के आउटसाइड होगा, ठीक है। क्योंकि सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो आर डिस्टेंस इस शेल के चारों तरफ कहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को जोड़ करके एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लेंगे, क्योंकि बिना गॉसियन सरफेस या बिना क्लोज सरफेस बनाए हम गॉसियन थ्योरम यूज नहीं कर सकते। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने मिला करके एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लिया। फिर इस गॉसियन सरफेस पर एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। एलिमेंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये वेक्टर ds होगा, ठीक है। चूंकि हमने जो चार्ज डेंसिटी कंसीडर की हुई है ये सिग्मा है, तो मान लीजिए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस स्फेरिकल शेल पर, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, ठीक है। तो इस स्मॉल एलिमेंट से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ds। क्योंकि ई और ds सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री का एंगल है, इसीलिए डी फाई ई इज इक्वल टू ई ds। cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। Now, total flux passing through the whole Gaussian surface phi e is equal to whole integral of e ds, ठीक है। e को इंटीग्रल से पहले लिख लीजिए, तो phi e is equal to e whole integral of ds। अब बात आती है phi e की वैल्यू क्या लिखें और होल इंटीग्रल ऑफ ds की वैल्यू क्या लिखें। तो ये होल इंटीग्रल ऑफ ds का मतलब हो गया इस पूरे गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। इंटीग्रल का मतलब यहां पर ये है जैसे एक फुटबॉल होती है, उसमें फुटबॉल पर पैचेस होते हैं छोटे छोटे,
तो अगर एक पैच का एरिया मैं ds कहूँ तो वो सारे पैचेस को मिला के जो फुटबॉल बनी वो होल इंटीग्रल ऑफ ds, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया है और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब r स्मॉल की कैपिटल क्योंकि हम इस वाले सरफेस का सरफेस एरिया निकालना ही है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। कैपिटल आर तो स्फेरिकल सेल की है, इसलिए यहां पर जो लगेगा वो लगेगा 4πr², ठीक है। फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसेस थ्योरम का यूज करते हैं। गॉसेस थ्योरम कहती है कि नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज निकालने के लिए इस स्फेरिकल शेल पर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। सिग्मा का मतलब यूनिट सरफेस एरिया पर सिग्मा चार्ज है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर इस पर नेट चार्ज या टोटल चार्ज Q है तो सिग्मा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और इस स्फेरिकल शेल का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr²। तो भाई Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा 4πr², ठीक है। और फाई इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो थोड़ा और सही करके लिख देते हैं सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसेस थ्योरम से लिखा है E, और इसकी जगह हमने लिख दिया है 4πr²। भाई 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और E इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। It is the intensity of electric field due to a uniformly charged spherical shell outside the spherical shell। और अगर हम इसको देखें, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर स्फेरिकल शेल की रेडियस कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो ई जो वेरी करेगा वो r² के इनवर्सली वेरी करेगा, ठीक है। अगर एक ग्राफ देखा जाए, इस तरफ ई है और इस तरफ स्मॉल आर है। अभी पहले उस सरफेस पे भी देख लेते हैं, उसके बाद इस ग्राफ को पूरा करेंगे। अगर स्मॉल आर की वैल्यू स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यदि ये पॉइंट उठ करके अगर सरफेस पे पहुंच जाए तो जैसे ही हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r², ये कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होगी, यानी सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो सीधे सीधे सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। इसके बाद तीसरा केस भी देख लो, इफ स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल आर। अगर स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, यानी कि पॉइंट इनसाइड द शेल चला जाए, तो देखिए जब इनसाइड द सेल जाएगा तो क्या पोजीशन बनेगी, ये शेल है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, वाली पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसके थ्रू हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। जब इसके थ्रू गॉसियन सरफेस बनाया, इसकी रेडियस आर है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे ये बनी थी यहाँ पर फाई ई इज इक्वल टू ई होल इंटीग्रल ऑफ ds, ये वाली इक्वेशन। लेकिन जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, जबकि चार्ज कहाँ, चार्ज तो यहाँ, चार्ज तो सरफेस पर है, और जब चार्ज सरफेस पर है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो नेट चार्ज नहीं है। तो जब नेट चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है तो नेट चार्ज जीरो है, इस वजह से फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स जीरो है तो E इंटू 4πr², लेकिन 4πr² इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये तो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है E इज इक्वल टू जीरो, ठीक। तो एक स्फेरिकल शेल अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, सरफेस पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है,
और उसके बाद वो आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली कम होती चली जाती है। अब ग्राफ से देख लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट कैपिटल आर का है, इधर स्मॉल आर वेरी कर रहा है, तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, लेकिन जैसे ही कैपिटल आर पर पहुंचे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद फिर ये 1 अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल में गिरती चली जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी है आर के साथ। ये ग्राफ भी कभी कभी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, और ये दोनों एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत अच्छे से आप इसको करके देख लीजिए, एग्जाम में बहुत आती है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आती है, और डायरेक्ट कभी कभी एप्लीकेशंस भी आती है।